51. Question number 51. Select the appropriate synonym for the underlined word. It was an apt description of the garden. Apt का मतलब बहुत सटीक सा, befitting, जो बिल्कुल प्रॉपर फिट करता हो, befitting. 52. The antonym, विलोम, विपरीतार्थक, of apparent is, apparent मतलब जो बहुत स्पष्ट है, तो उसका ऑपोजिट होगा ambiguous, जो कि अस्पष्ट है. 53. Fill in the blank in the given sentence with the appropriate expression from the given options. With a small income and a large family to maintain, आमदनी कम और परिवार लंबा चौड़ा, he finds it rather difficult to keep his head above water. मतलब अपने आप को वो मैनेज नहीं कर पा रहा, डूबने वाली नौबत आ रही है, तो इसलिए टू कीप हिज हेड अबव वाटर मेरा ऑप्शन नंबर 2 है. द वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू डिसेप्टिव इज, डिसेप्टिव का मतलब जो भ्रमित करने वाली चीज होती है, मिसलीडिंग. आंसर मिसलीडिंग. चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द ब्लैंक गिवन. लेट हिम स्टार्ट द वर्क. I am sure his enthusiasm will, आपको याद हो तो हमने क्लास में किया था कि उसके वेन्स में से ब्लड लेंगे, तब मैंने आपको 4 ऑप्शन दिया था, VEIN, फिर VANE, WANE, इस तरीके से आपके पास 4 ऑप्शंस थे. तब हमने समझा था VAIN भी था तब, तो WANE का मतलब कम होना. तो लेट हिम स्टार्ट द वर्क, उसका जोश धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगेगा, कम होने लगेगा. WANE ऑप्शन है. द हेड वर्ड इन द गिवन फ्रेज, क्वेश्चन नंबर 56. द हेड वर्ड इन द गिवन फ्रेज इज सम ऑफ द मोस्ट प्रेशियस फाइंड्स ऑफ जियोलॉजिस्ट्स. इसमें सम हमारा हेड वर्ड होगा ऑप्शन नंबर 3. सम और उसके बाद आ रहा है ऑफ द मोस्ट प्रेशियस फाइंड्स, जो कि प्रेपोजिशनल फ्रेज है, और उसके बाद वापस एक और प्रेपोजिशनल फ्रेज आ रहा है ऑफ जियोलॉजिस्ट्स, तो हमारा आंसर होगा सम. आपको जो मैंने ग्रुप में आंसर की भेजा था ना, तो उसको जल्दी जल्दी में मैंने ये सम के बाद ये नोट नहीं किया और मैंने शायद फाइंड्स मार्क किया होगा. प्लीज चेक दिस, दिस इज सम. सम है अपना आंसर, मेरा ऑप्शन नंबर 3, 56. अब 57 से हमारा कॉम्प्रीहेंशन है, और फर्स्ट क्वेश्चन है द टर्म सेल्फ रिलायंट मीन्स. सेल्फ रिलायंट का मतलब आत्मनिर्भर होना. एबल टू डू और डिसाइड थिंग्स बाय योरसेल्फ, ये आंसर है मेरा ऑप्शन नंबर 2. अकॉर्डिंग टू द ऑथर, व्हाट इज नॉट द एम ऑफ एजुकेशन. तो नॉट द एम ऑफ एजुकेशन टू स्टडी वेल सो एज टू राइट, ये नहीं गिनाया गया, ये हमारा आंसर है. 4. एजुकेशन शुड नॉट प्रोड्यूस men who kill one another senselessly. पढ़ लिख कर ऐसे लोग नहीं बनने चाहिए जो एक दूसरे को बिना मतलब मारते हैं. नंबर 2, मेरा ऑप्शन नंबर 2. Some people think that bread is more important than anything else means, कुछ लोग सोचते हैं कि ब्रेड इज मोर इम्पॉर्टेंट. तो यहाँ ब्रेड की बात नहीं कर रहा राइटर, रोजी रोटी की बात कर रहा है, और इसलिए अर्निंग अ लिविंग इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनीथिंग एल्स, हमारा ऑप्शन 3. द वर्ड पेट्रियट मीन्स देशभक्त, अ पर्सन हु लव्स हिज कंट्री. रीड द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस. अब इनका क्वेश्चन नंबर 62. In the third stanza, how has the wound occurred? How has the wound occurred? Third stanza में वो पूछ रहा है हमसे. तो ऑप्शंस हैं
ड्यू टू द डिसअपॉइंटमेंट एंड पेन, ड्यू टू फॉलिंग ऑफ होप, बोथ 1 and 2 और ड्यू टू डेथ। देखिए फर्स्ट वाला अगर फर्स्ट स्टैंजा में पूछते तो वो वुंड अ ग्रेट होप के मारे हुआ, बट क्योंकि ये थर्ड स्टैंजा में पूछा है ना, तो इसमें और भी कारण जुड़ गए। एक तो वो वुंड है ही, होप्स गिरे, उसके साथ डिसअपॉइंटमेंट एंड पेन भी है, इसलिए आंसर बोथ 1 and 2। 63 इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोएट टॉक्स अबाउट, सारी चीज़ों के बारे में। फर्स्ट स्टैंजा में कवि बात कर रहे हैं डिसअपॉइंटमेंट इन वन सेल्फ, हर्ट अंदर रह जाता है वो भी कह रहे हैं, किसी को प्रॉब्लम नहीं दिखती ये भी वो कह रहे हैं, इसलिए हमारा आंसर है ऑल ऑफ द अबव, फोर्थ ऑप्शन। 64 द सेकेंड स्टैंजा सजेस्ट्स, सेकेंड स्टैंजा में देखो पोएट कह रहा है द माइंड वॉज बिल्ट फॉर माइटी फ्रेट, माइंड को बनाया गया था वजन उठाने के लिए, अगर कोई प्रेशर है तो माइंड ले सकता है, और इसलिए हमारा ऑप्शन है द माइंड इज स्ट्रॉन्ग एंड प्रिपेयर्ड। द टोन ऑफ द पोएम इज, बिल्कुल निराशावादी स्वर है, पेसिमिस्टिक एंड डिसअपॉइंटिंग। 66 हु या वॉट इज पर्सोनिफाइड इन द फर्स्ट स्टैंजा, बहुत सिंपल है, होप, आंसर होप। 67 द वर्क्स, हार्ट ऑफ डार्कनेस by Joseph Conrad, The Wasteland by T.S. Eliot, Ulysses by James Joyce and In a Station of the Metro by Ezra Pound। हमने ये सारा वेस्टलैंड और ये यूलिसिस वगैरह मॉडर्निस्ट लिटरेचर में इन टेक्स्ट्स का नाम देखा है। आपको आंसर पता होना चाहिए कि आंसर हमारा मॉडर्निस्ट लिटरेचर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यू क्लासिकल कैरेक्टरिस्टिक, तो ये भी आपको पता है कि न्यू क्लासिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या आता है और क्या क्या नहीं आता है, तो प्रकृति और प्रकृति का गुणगान न्यू क्लासिकल में नहीं आता है। लिटरेचर ऑफ द पीपल ऑफ द पीरियड डेपिक्टेड, दर्शाता था ग्रामीण, द कंट्री साइड एंड द पीपल हु लिव्ड देयर नॉट, ये जो है न्यू क्लासिकल लिटरेचर इन चीज़ों की चर्चा नहीं करता, इसके बारे में नहीं होता, इसलिए हमारा ऑप्शन है लिटरेचर ऑफ द पीरियड डेपिक्टेड द कंट्री साइड एंड द पीपल हु लिव्ड देयर, ये न्यू क्लासिकल का है ही नहीं। सावित्री, लक्ष्मण, ध्रुव, प्रहलाद, हमने लक्ष्मण तोरूदत्त का देख रखा है जब हमने ओरिजिनली तोरूदत्त डिटेल में किया था। यू हैव रेड अबाउट लक्ष्मण, और इसे और ये भी पता है एंशिएंट बैलेड्स एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान तोरूदत्त का है। आपको आंसर पता होना चाहिए था कि दिस इज बाय तोरूदत्त, ऑप्शन नंबर 2। 70 द बोट राइड वॉज रिटन बाय अरुण कोलटकर का है ये द बोट राइड, ये आपने शायद छोड़ दिया होगा मोस्ट ऑफ यू। द लव सॉन्ग 71 द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, ये भी मैंने आपको लिस्ट ऑफ पोएम्स जो ड्रामेटिक मोनोलॉग में आता है उसमें यूलिसिस था टेनिसन का, क्वेश्चंस में जो हमने क्विज क्लास में किया था ना उसमें ये आया है, जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक का ड्रामेटिक मोनोलॉग है, तो ये आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए था दिस वन, क्योंकि वो 4 टेक्स्ट्स थे और मैंने आपको दिया था ऑल दीज, विच ऑफ दीज इज नॉट अ ड्रामेटिक मोनोलॉग करके मैंने आपको 3-4 ड्रामेटिक मोनोलॉग्स के नाम लिखे थे और एक ऑप्शन था ऑल दीज आर ड्रामेटिक मोनोलॉग्स, और उसमें ये लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक भी था ही सही। ये भी 72 भी हमने कर रखा है, वीरमती, शकुंतला एंड स्वर्णा चोज नॉट टू कन्फॉर्म टू सोसाइटल स्टैंडर्ड्स, और हमने ये वीरमती वाला नाम अच्छी तरह से डिफ़िकल्ट डॉटर्स में कर रखा है मंजू कपूर का, वी हैव डन दिस, और इसलिए आंसर डिफ़िकल्ट डॉटर्स मंजू कपूर। नेक्स्ट, सेलेक्ट द राइट ऑप्शन, विच ऑफ दीज इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, ये भी आपको अच्छी तरह से पता है कि ड्रामेटिक मोनोलॉग में डायलॉग्स नहीं आते, तो हमारा आंसर 2, डायलॉग्स नहीं आते उसमें। 74
चूज द राइट ऑप्शन। ये भी आपको अच्छी तरह पता था कि बैलेड्स में म्यूजिक भी होता है, लोकल लेजेंड्स भी होता है, सिंपल लैंग्वेज भी होता है, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। 75 द नेम ऑफ द लिटरेरी मूवमेंट, ये तो अच्छी तरह पता है, स्टार्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ पेंटर्स who insisted that a painter should paint whatever he sees regardless of the formal rules of painting is ये आपका, and the leader of the group was, तो वो जो है फर्स्ट है प्री रेफलाइट और फिर लीडर ऑफ द ग्रुप वॉज D.G. Rossetti। 76 select the correct option। mock epic style can be likened to, not likened to, likened to imitating and burlesque, दोनों, both 1 and 2। Toru Dutt's poem The Lotus is in the form of a Petrarchan sonnet, sonnet के रूप में है तोरू दत्त का लोटस। For which collection of poems was Nissim Ezekiel awarded the साहित्य अकेडमी अवार्ड? ये हमने लास्ट डे पे याद हो तो कैलाश ने मोबाइल पे ढूंढा था ना, हमने देखा था ये लैटर डे साम्स कि किसको कौन सी रचना के लिए मिली थी। आंसर लैटर डे साम्स। अब 79 देखो, हमने ये क्लास में देखा है कि व नहीं होता बंगाली में ब होता है, इसलिए अपन ने वो देखा था ना भ्याग्र देवी एंड ऑल दैट, लाइक दैट बिमला, आपको याद हो विश्व कवि, नॉट विश्व कवि, क्योंकि बंगालीज में व नहीं होता ब होता है, उसी से आइडिया लग गया होगा रविंद्रनाथ टैगोर। मिनी, बिमला, विनोदिनी, कादम्बिनी, और हमने मिनी वाली स्टोरी जो है काबुली वाला, ये हमने इससे पहले वाले बिल्डिंग में जब क्लास हुई थी, वी हैव डन रविंद्रनाथ टैगोर के पुराने नोट्स में यू हैव दिस रेफरेंस। फिर हमारा आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। 80 Which among the following works does not employ the stream of consciousness technique? ये बहुत सिंपल है, इसमें कहीं कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि प्राइड एंड प्रेजुडिस जेन ऑस्टिन का है। जेन ऑस्टिन ने कोई स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं लिखा। हमारा आंसर है प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जेन ऑस्टिन। Who was the poet laureate from 1930 to 1967? ये आप याद नहीं कर सकते थे, क्योंकि 68 से पोएट लॉरिएट शुरू होके प्रेजेंट डे तक आप कितने याद करते है ना, कौन कब से कब तक है। अपने मेजर वर्ड्सवर्थ वगैरह और वो सारा टेनिसन वेनिसन वो सारा मेजर कवर कर रखा था, सारे याद करना वॉज नॉट पॉसिबल, इसलिए छोड़ो, इसको लेके दुख मत करो। इसका आंसर है जॉन मेसफील्ड। फिर एस्था एंड रहेल, ये हमने कर रखा है अपने नोट्स में से ही है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। फिर सेलेक्ट द राइट ऑप्शन, ये भी हमने कर रखा है, अ कर्टल सोनेट वॉज गिवन टू अस बाय हॉपकिंस, ये हमने किया है। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री? अब इट टॉक्स ऑफ हीरोइक डीड्स, ये तो वैसे ही समझ में आ गया होगा। फिर विच राइटर अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू एसेंशियल पोस्ट मॉडर्निस्ट आइडियोलॉजी? इसमें आपको कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं थी, आपने क्लियरली क्लास में पढ़ रखा है कि टी.एस. एलियट मॉडर्निस्ट थे। आपका आंसर टी.एस. एलियट होना चाहिए। ये भी हमने कर रखा है। इनकंक्लूसिवनेस, मैंने आपको नोट्स में ओपन एंडेडनेस दे रखा है। इनकंक्लूसिवनेस, कोई निष्कर्ष ना निकल पाना, मोर देन वन मीनिंग होना, इज द मार्क ऑफ पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर। What among these is a non-fiction work by अरुंधति रॉय? ये अपन ने नहीं किया है क्लास में। An ordinary person's guide to empire, बट आपको फिर भी आंसर पता होना इसलिए चाहिए था कि ये दोनों तो हमने नॉवेल्स के नाम से देखा है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स भी देखा है, मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस भी हमने नॉवेल के अंडर ये दो नाम देखे हैं इनके, अरुंधति रॉय के। तो आपको पता होना चाहिए कि ये तो नॉन फिक्शन है ही नहीं, और आपको पता है कि इन कस्टडी इनका है ही नहीं, और जब इन कस्टडी अरुंधति रॉय का नहीं है तो आंसर ऑटोमेटिकली कॉमन सेंस से अगर आप करते तो एन ऑर्डिनरी पर्सन्स गाइड टू एम्पायर आंसर होता। आई वॉकड अ मिलियन माइल्स टू गेट हियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइपरबली। द नॉवल
ये नहीं आया होगा आपको। द नॉवल टॉक्स अबाउट द प्लाइट ऑफ द इंडेंचर्ड लेबरर्स, और ये ज्ञानेंद्र पांडे का टर्मिनोलॉजी कुछ दे रखा है। सी ऑफ पॉपीज आंसर है हमारा। प्री रेफलाइट्स आपको याद है, क्वेश्चन नंबर 90, आर्ट फॉर आर्ट सेक को इन्होंने पॉपुलराइज किया है। आर्ट फॉर आर्ट सेक एस्थेटिसिज्म का एक्चुअली नारा था, बट इन्होंने पॉपुलराइज किया है। 91, सेलेक्ट द राइट ऑप्शन। ये क्लास में जब एलिजी हमने किया था पुराने वाले बिल्डिंग में, तो मैंने आपको कहा था कि एलिजी सॉन्ग ऑफ सॉरो तो होता है, उसमें प्रशंसा की जाती है उस मृत व्यक्ति की, और एंड में कहा जाता है कि ये प्रकृति का एक अंश बन गया है, तो चलो अब हमें दुख मनाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा आंसर होगा सॉरो, एडमिरेशन एंड एक्सेप्टेंस। ये है करेक्ट आंसर। और अपनी क्लास में इसको जब मैंने एलिजी समझाया था पुरानी बिल्डिंग में, रिवीजन में नहीं, पुरानी बिल्डिंग में, तो हमने किया था कि मरे हुए व्यक्ति के लिए दुख तो मनाते हैं, उसकी तारीफ़ें करते हैं, गुणगान करते हैं, और एंड में कहते हैं कि अब ये प्रकृति का एक अंश बन गया है, तो वो अब नहीं रहा दुनिया में, इस बात को ईजिली स्वीकार लेते हैं। हमारा आंसर है सॉरो, एडमिरेशन, एक्सेप्टेंस। द फेयर ब्रीज ब्लू द वाइट फोम फ्लू, ये तो आपको पता है, एलिटरेशन है। 93, which literary movement came into being by rejecting romanticism? ये क्वेश्चन बहुत करेक्टली फ्रेम्ड नहीं है, क्योंकि रोमांटिसिज्म के विरोध में जो लिटरेरी मूवमेंट आया था वो रियलिज्म था, पर हमारा क्लोजेस्ट ऑप्शन मॉडर्निज्म होगा, तो आंसर विल बी मॉडर्निज्म। एक्चुअली विकीपीडिया में उन्होंने एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड लाइन दे रखा है कि बाद वाले हिस्से में नियो क्लासिसिज्म और ये जो रोमांटिसिज्म है दोनों compete कर रहे थे। अगर ऐसा कोई उन्होंने उस सेंस में दिया है, और अगर वो नियो क्लासिसिज्म आंसर कहेंगे तो हम इस क्वेश्चन को चैलेंज करेंगे, क्योंकि नियो क्लासिसिज्म कहीं से भी आंसर नहीं है। हालांकि विकीपीडिया ने एक लाइन में एक इस तरीके का कोई ऑब्जर्वेशन किया है, और अगर किसी कारण से वो मान लिया जाता है तो विल चैलेंज दिस क्वेश्चन। वैसे रियलिज्म इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, ऑप्शन में है ही नहीं, इसलिए अपन मॉडर्निज्म कह रहे हैं। एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ सैटायर इज विट एंड ह्यूमर। ये अपन ने क्लास में कर ही रखा था कि इसका कीवर्ड्स हैं विट एंड ह्यूमर। फिर अरुण कोलाटकर्स जेजूरी अ कलेक्शन ऑफ 31 पोएम्स वन द, ये आपके नोट्स में लिखा है, कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज इन 1977। हु इन द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये लाइन हमने नहीं किया था, कथकली डांसर आंसर है हमारा। 97, अब ये बिल्कुल नेट लेवल का क्वेश्चन इन्होंने सेकंड ग्रेड में पूछा। द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी डिस्क्राइब्स द वर्ड एज, मतलब पढ़ते पढ़ते किसी कविता वगैरह को पढ़ते पढ़ते कोई गांठ आ जाती है, मतलब हम अटक जाते हैं, उसका मीनिंग हमें समझ में नहीं आता, उसे अपोरिया कहा जाता है, तो आंसर हमारा अपोरिया। द टेलीविजन सीरियल बेस्ड ऑन मंजू कपूर्स नॉवल द इमिग्रेंट, ये भी हमने नहीं किया था, परदेश में है मेरा दिल, ये है आंसर। विच इज नॉट ट्रू अबाउट मंजू कपूर, भाई उनके जो नॉवेल्स के टाइटल्स हैं उसी से आपको पता चलता है कि वो तो हर सामाजिक मुद्दे के बारे में, कल्चरल सामाजिक सारी बातों को टच करती हैं, इसलिए शी डज नॉट एवर एड्रेस एनी सोशो पॉलिटिकल, ये हमारा आंसर है कि वो सोशल पॉलिटिकल इश्यूज़ की बात नहीं करती। अरे वो तो सोशो पॉलिटिकल, सोशो तो पूरा ही टच करती हैं। 100, which taboo topic does Shashi Deshpande highlight in her short story The Intrusion? Marital rape। मैरिटल रेप का मतलब उन्होंने ये देखो, मेल शॉविनिज्म आंसर नहीं होगा, होमोसेक्सुअलिटी की वो बात नहीं कर रही, इन्फेंटिसाइड वो बात नहीं कर रही, मेल शॉविनिज्म टैबू टॉपिक नहीं है। मैरिटल रेप आपका टैबू टॉपिक है, जिस चीज़ के बारे में लोग बात नहीं करते, हट ऐसे थोड़ी कहते हैं। मैरिज के अंदर पति जो पत्नी के साथ संबंध बनाता है उसको रेप थोड़ी कहते हैं, बट ये कहती हैं अपने नॉवल में शशि देशपांडे के पत्नी के मर्जी के विरुद्ध अगर पति किसी तरीके का कांटेक्ट बनाने की कोशिश करता है तो उसको तो मैरिटल
रेप मतलब मैरिटल रेप मुद्दे के ऊपर है ये, इसलिए हमारा आंसर है मैरिटल रेप। सो वी हैव फिनिश्ड 51 to 100। अब अगले वीडियो में हम 101 to 150 कर लेंगे।